राधे राधे। जिंदगी के सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय मीरा जी सुबह उठकर पार्क में टहलने जाया करती थी। मीरा जी अपना घर का सारा काम रात को ही कर दिया करती थी। मीरा जी के पति को गए हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे। अब मीरा जी अकेले रह गई थी, लेकिन उन्हें कमी किसी चीज की नहीं थी। जीवन में कमी थी तो सिर्फ पति की, एक अपनेपन की, एक साथ की, जो उन्हें हमेशा के लिए निराश कर गए थे। मीरा जी अपना मन लगाने के लिए अपने जीवन को किसी तरह से किसी न किसी कामों में बहलाए रहती थी। सुबह पार्क में 2 घंटे ठंडी हवाएं, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करना, सुबह 10-5 मिनट टहल लेना, यह सब उन्होंने अपनी दिनचर्या बना लिया था। वैसे तो उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति सरकारी नौकरी वाले थे। पति की पेंशन अच्छी खासी आती थी और अभी अभी उनके पति की जो नौकरी छूटी थी, रिटायर हुए थे, तो फंड के पैसे भी उनके अकाउंट में काफी पड़े हुए थे। घर में काम करने के लिए नौकरों की कमी नहीं थी। मीरा जी का बेटा और बहू, जिनका नाम चेतन और वर्षा, वह दोनों शहर में रहते थे। मीरा जी अपने पति के साथ एक कस्बे में रहा करती थी। छोटा शहर था, फिर भी सब कुछ सही चल रहा था। मीरा जी जब अपने पति के साथ बेटे बहू के घर शहर में जाया करते थे, तो देखते ही बहू का मूड खराब हो जाता था। वैसे भी मीरा जी का रहने का ज्यादा समय नहीं होता था, क्योंकि उनके पति खुद ही सरकारी कर्मचारी थे। इसीलिए कभी छुट्टियों में 1-2 दिन के लिए जाते तो बहू का भौहें चढ़ा ही रहता था। इसीलिए वह अपने बहू के पास आने की कोशिश भी नहीं करती। पति के जाने के बाद भी उनका दिल नहीं किया कि वह अपनी बहू बेटे के पास जाकर रहे। वह अपने बहू के रवैये को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए अपने पति के घर में अपना मन लगाए रखी। लेकिन इधर एक दिन उनकी बहू अपने बेटे से कहती है, तुम्हें अपनी माँ की चिंता है कि नहीं? यह सुनकर चेतन कहने लगा, वर्षा, तुम कैसी बात करती हो? वह मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वजह यह है कि तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती। जब मेरे पापा जिंदा थे, दोनों कभी मेरे पास आया करते थे, तो तुम उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी। इसीलिए मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं लाता। मेरी माँ अपने घर में ही ठीक है। यह सुनकर वर्षा ने कहा, अरे वह तो पहले की बात है। पहले मेरा मन कुछ अलग था। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं। उनमें मैं इतना व्यस्त रहती थी कि माँ के साथ हंस खेल कर बातें करने का मेरा मन नहीं होता था। अब बच्चे भी खुद से खा नहा लेते हैं, थोड़ा समय निकाल लेती हूँ, और अब मैं पहले जैसे नहीं रही। चेतन यह सुनकर सच में सोचा कि समय के साथ साथ हर बहू ससुराल वालों को अपना लेती है। शुरू शुरू में तो कोई भी बहू इतना जल्दी सास ससुर ननद को, ससुराल वालों को अपना नहीं मानती। अब शायद वर्षा भी सुधर गई है, इसीलिए वह कह रही है कि माँ को अपने पास बुला लो। यह सुनकर चेतन को बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगा दिया। माँ, कैसी हो? कैसी है तबीयत? मीरा जी ने कहा, बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा घर परिवार? ठीक है माँ। वर्षा भी कब से कह रही थी कि माँ जी को बुला लो। यह सुनकर मीरा जी को आश्चर्य हुआ कि बहू हमें कब से याद करने लगी। लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा, बेटा हमारे आने से बहू को अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बहू को कभी नहीं लगेगा कि हम आकर वहाँ रहे। माँ, अब बहू बदल गई है तुम्हारी, पहले जैसे नहीं रही। उसने खुद मुझसे कहा है कि जब पापा जी नहीं रहे तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। आखिर गांव वाले भी क्या कहेंगे? तुम इकलौते बेटे हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि माँ का ध्यान रखो, और मैं उनकी बहू हूँ, मुझे भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। माँ यह सुनकर मन में खुश तो हुई कि शायद बहू समय के साथ साथ बदल गई है। इतने में वर्षा ने फोन चुरा लिया चेतन से और कहा, माँ जी, आप पुरानी बातों को लेकर अभी भी नाराज हैं। शुरू शुरू में मैं आई थी, इतना जल्दी कोई भी लड़की ससुराल का नहीं हो जाती।
अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं भी समझदार हो गई हूँ। अब ससुराल वाले ही मेरे अपने हैं। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। माँ जी, आप हमारे पास रहने आ जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बहू, मैं तैयारी बना लेती हूँ, तुम चेतन को लेने भेज दो। वर्षा ने कहा, माँ जी मैं भी आ रही हूँ, एक बार गांव में घूम लूंगी और फिर ना जाने कब जाना होगा। 4 दिन के बाद वर्षा और चेतन गांव पहुंच गए। घर में जो भी कीमती चीजें थी, वर्षा ने सब समेटना चालू किया। माँ जी, पापा जी के जो भी पेपर हैं, बैंक के जो भी उनके रिटायरमेंट के पेपर हैं, वह सब आप ले लो और इस घर को हो सके तो किराए पर दे दो। आपने कितना अच्छा मकान सजा कर रखा है, बंद मकान खराब हो जाता है और साफ सफाई भी नहीं होगी। मीरा जी ने कहा, बहू अभी इतना जल्दी ऐसा कुछ मत करो, मकान को बंद कर दो, इसके बाद हम लोग वहां जाएंगे, फिर जो करना है वह चेतन देख लेगा। ठीक है माँ जी, आप जल्दी तैयार हो जाओ और अपने जेवर वगैरह सब कुछ ले लो। मीरा जी ने अपना सारा कीमती सामान ले लिया, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स बैंक के ले लिए और इधर वर्षा बहुत खुश हो रही थी। उसकी माँ की बताई हुई सारी बात सच होते जा रही थी। उसकी माँ ने बताया ये था कि तेरे ससुर के रिटायरमेंट में बहुत पैसे मिले होंगे और तेरी सास के पास अभी भी पेंशन आती है। तेरी बूढ़ी सास अकेले उतने बड़े मकान को फंसा कर रखी है। तू अपनी सास को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला और उस मकान को किराए से दे दे। कम से कम 25,000 भाड़ा तो आएगा ही, और साथ में तेरे सास के पास जो पेंशन आता है उसे भी अपने कब्जे में ले ले और फिर कुछ दिनों तक खूब माया जाल दिखा, बड़ी सेवा करने की कोशिश कर, ताकि तेरी सास को लगे कि तू उनकी आदर्श बहू बन गई है। और अपनी सास के जो भी अकाउंट में पैसे हैं, जो तेरे ससुर के रिटायरमेंट में पैसे मिले थे, वह सब तू अपने कब्जे में ले ले और फिर तेरी सास को जाने दे। यह सब वर्षा के मन में था जो उसकी माँ ने कहा था। उसकी पहली सीढ़ी तो अच्छे से निकल गई, सास को अपने पास लेकर आना। दूसरी सीढ़ी थी उस मकान को किराए पर देना, जो कि अभी निश्चय नहीं हो पाया था। पहली मंजिल प्राप्त कर ली, सास को अपने पास लेकर आई, फिर रोज कहती, माँ जी वह घर किराए पर दिलवा क्यों नहीं देती? अपने बेटे चेतन को बोल दो कि किसी को लगा दे कि किराए पर दे दे, वरना इतना अच्छा साफ सुथरा मकान चूहे खराब कर डालेंगे। साफ सफाई ना होने की वजह से घर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चेतन ने भी किराए पर देने के लिए लगा दिया। वर्षा बार बार कहती तो मीरा जी को भी लगा कि बहू ठीक ही तो कह रही है। एक बार घर खराब हो जाएगा तो उसे रिपेयरिंग करने में फिर ज्यादा पैसे लगेंगे, कोई रहेगा मकान की देख रेख अच्छी से करता रहेगा। यह काम भी अब हो गया था, मतलब कि वर्षा की दूसरी प्लानिंग भी कामयाब हो गई थी। अब धीरे धीरे वह नजर डाल रही थी सास के पैसों पर, कितना जल्दी सास के अकाउंट के पैसे उसे मिल जाए। वह अपनी सास को 4 टाइम का नाश्ता भोजन, मम्मी जी आप ये खा लीजिए ना, अच्छा मम्मी जी आज आप बताइए आप आज रात को क्या खाएंगी, आपकी पसंद का खाना मैं बनाऊंगी, और साथ ही कटोरी में तेल लेकर सास के पैरों में लगाने पहुंच जाती। रात को आधे घंटे 10 मिनट मालिश करती, उनके बालों में कंघी करती, उनसे बातें करती। ऐसा लग रहा था कि यह बहू कितनी समझदार हो गई है, दुनिया के सबसे आदर्श बहू है वर्षा। माँ जी तो यह सब देखकर अपने आप को निहाल समझ रही थी। अरे मेरी बहू तो कितनी समझदार हो गई है, उसे लाखों आशीर्वाद देती, उसकी बलाएं लेती। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बहू। अब मुझे चाहिए ही क्या, जो मेरा है सब कुछ तेरा तो है। कुछ ही दिनों में वर्षा ने अपनी सास को मुट्ठी में कर लिया और फिर धीरे धीरे वह सास के पैसों को अपने कब्जे में करने लगी। एक दिन मीरा जी भी इतना प्रसन्न हो गई कि अपने पोते के नाम पर
वह अपने पति के फंड के आए हुए पैसे करने का निश्चय कर लिया। बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जिसकी जरूरत मुझे नहीं है। यह पैसा मैं अपने पोते के जन्मदिन पर उसके नाम करवा दूंगी। वर्षा मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी जी, पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहे या आपके बेटे के या पोते के, मुझे क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी। सब कुछ तो आपका ही है, यहाँ तक कि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बहू, लेकिन मैं अपने पोते को गिफ्ट देना चाहती हूँ। मीरा जी ने पोते के नाम पर पैसा करके पोते को नामिनी कर दिया और चेतन का नाम डाल दिया। अब मीरा जी अपना काम तो कर दी थी, लेकिन इधर बहू की अब तीसरी मंजिल भी प्राप्त हो गई। अब कुछ नहीं बचा था सास के पास, केवल पति के पेंशन के अलावा। अब धीरे धीरे वर्षा अपना असली रूप दिखाने लगी। वह अब सास को घर के काम बताने लगी। कुछ दिनों तक तो वह बड़े प्यार से कहती, मम्मी जी, थोड़ा सा किचन में बर्तन पड़ा है, आप धो लीजिए ना, मेरा सिर दुख रहा है। मम्मी जी, मैं जरा सहेलियों से मिलकर आती हूँ, आप आज दोपहर की खाने की तैयारी करते रहिएगा। मीरा जी बहू की बात मानकर काम करते रहती थी, लेकिन जो बहू घर के कामों को पहले प्यार से करवाती थी, वही अब कठोर शब्दों में कह देती, मम्मी जी, जरा सब्जी तो लेकर आइए। आप जब देखो घर पर बैठी रहती हैं, घर के काम करने से कोई मर नहीं जाता। ये पकड़िए पैसा, सब्जी और दूध, बिस्किट, कुछ तो सामान लेकर आइए। मीरा जी ने कहा, बहू, मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ। यहाँ तक मैं अपने गांव में भी अपने घर में टहलने जाया करती थी। मैं सारे काम रात को ही निपटा देती थी। मैं किचन में जूठे बर्तन नहीं रखती थी। सुबह के लिए बहुत कम काम होता था, लेकिन यहाँ तो तुम सुबह इतना ढेर सारा बर्तन धोने को दे देती हो। मुझे टहलने का टाइम नहीं मिल पाता, और जो भी समय पर थोड़ा टहलने जाती हूँ, उसमें तुम बाजार से सामान लाने को बोल देती हो। मेरा तो सारा नियम खराब हो गया है जो मैंने बनाकर रखा था। अब यहाँ आकर मेरे घुटनों और कमर में दर्द भी रहने लगा है। वैसे भी मेरे घर में नौकर लगे थे, मैं कभी भी सब्जियां खरीदने नहीं जाती थी। यह सुनकर वर्षा गुस्से से कहती, माँ जी, यहाँ मेरे पास तो नौकर चाकर नहीं है। आपके पति सरकारी कर्मचारी थे, घर में नौकर लगा के रखे थे। यहाँ सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आपका बेटा मुझे कोई नौकर लगाकर नहीं दिया, ऊपर से आपकी जिम्मेदारी भी लाकर दे दिया है, इसीलिए मदद तो करनी ही पड़ेगी। एक दिन दोपहर के 12 बज रहे थे कि वर्षा ने अपनी सास को बैग पकड़ाते हुए बोला, मेरी मम्मी आ रही है। माँ जी, जाओ, दूध, चाय, बिस्किट और हाँ, कुछ और भी सामान है, वह इस बैग में ले लेना। सब्जियां ले लेना, मेरी माँ की पसंद का खीर बनाना है तो थोड़ी ड्राई फ्रूट भी ले लेना, और वहीं बैठी मत रहना, सामान जल्दी लेकर आना, और यही पास वाली दुकान से मत लेना, यह ज्यादा महंगा देता है। सब्जियां मंडी लेने चली जाना। मीरा जी ने कहा, बहू, सब्जी मंडी दूर है, मैं चल के मंडी जाऊंगी, इतने धूप में थक जाऊंगी, रिक्शे का भी पैसा दे दे। नहीं माँ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप चल के ही जाओ और जरा जल्दी भी आना। मीरा जी किसी तरह से सब्जी मंडी तक गई और वहीं पास की दुकान से सारा सामान खरीदी, फिर डेयरी में दूध लेने चली गई। आज मीरा जी को चक्कर आ रहा था। अब वह काफी कमजोर सी हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन बहू घर के कामों में लगाकर रखती थी। जब वह वापिस आई, उनके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। सामान रखते ही वह अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो वर्षा ने कहा, मम्मी जी, उधर क्या दौड़ी चली जा रही हैं? आराम करने का बहुत मन होता है, जाकर 2 कप चाय बनाकर लाओ और साथ में नाश्ता भी लाना, मेरी मम्मी आ गई है। यह सुनकर तो मीरा जी का मन उदास हो गया। बहू, मुझे चक्कर आ रहा है, खड़े होने को हिम्मत नहीं है, अब मैं अपने कमरे में थोड़ा हवा में आराम करूंगी, उसके बाद काम हो पाएगा। यह क्या है मम्मी, जवाब देने लगी हो,
जाकर सीधे काम करो, चाय अभी बनाकर लाओ। इतने दिनों के बाद मेरी माँ आई है, मैं अपनी माँ के साथ बैठकर दो बातें करूंगी। आपको तो जब देखो बैठे बैठे खाना आराम चाहिए। मीरा जी किचन में गई, चाय बनाई और उसमें नमकीन बिस्किट के साथ प्लेट सजा लेकर पहुंच गई। बरसा की माँ ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया, जिससे मीरा जी गिर गई। चाय नीचे गिर गई। थोड़ी सी चाय बरसा की माँ के पैरों में भी गिर गई। पूरा नाश्ता फैल गया। बरसा चिल्लाने लगी, माँ जी, तुमसे तो थोड़ा भी काम नहीं होता। 2 कप चाय क्या लेकर आई कि मेरी माँ के ऊपर ही गिरा दिया। अब खड़े खड़े मुंह क्या देखती हो? जल्दी से कपड़ा लेकर आओ और सब साफ करो। मीरा जी किचन से कपड़ा लेकर गई और साफ करने लगी तो बरसा ने कहा, मेरी माँ के पैर कौन साफ करेगा? मीरा जी बहू के माँ के पैरों को भी साफ करने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ साफ करने के बाद प्लेट उठाकर किचन में आई। बरसा ने कहा, अब दूसरी चाय बनाकर लाओ। लेकिन मीरा जी दूसरी चाय नहीं बनाई। अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद करके खूब रोने लगी। कुछ देर हो गई, चाय लेकर मीरा जी नहीं गई तो बरसा उठकर अपनी सास के कमरे में गई। अरे महारानी, दरवाजा बंद करके रो रही हो, क्या दिखाना चाहती हो कि मैंने तुम्हें तकलीफ दिया है? अरे तुम तो इस घर में आराम से रहती हो, तुम्हें सोने के लिए आलीशान कमरा मिला है, रहने के लिए घर मिला है, 2 टाइम खाने के लिए भोजन मिल रहा है। इस उम्र में तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे जैसे बूढ़े औरतें, बुजुर्ग लोग रोड में भीख मांगते हुए पड़े हैं। यदि तुम रोकर अपने बेटे को बताना चाहती हो तो सोच लेना, तुम भी रोड में भीख मांगती हुई नजर आओगी या कि फिर तुम्हारे बेटे का घर उजड़ जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। यह कहकर बरसा बाहर निकल गई। मीरा जी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने एक लेटर लिख दिया, बेटा, मैं तुम्हारे घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने घर में बहुत सुखी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन तुम्हारे घर जाकर होंगे। यहाँ मैं अपने आत्म सम्मान को पूरी तरह से खो चुकी हूँ। अब इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं होता। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी के जो भी फंड में पैसे थे वह मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम कर ही दी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक घर है। मेरे मरने के बाद वह घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे तुम्हारे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पति के जो भी पेंशन के पैसे आते हैं, मेरा उससे ही गुजारा चल जाता है। तुमने इतने प्यार से बुलाया, मुझे लगा बहू बदल गई है, इसीलिए मैं तुम लोगों से अपनापन और प्यार पाने के लिए आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा अपमान होगा। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यह लिखकर उन्होंने वहीं तकिए के नीचे रख दिया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। बहू अपने कमरे में आराम से अपनी माँ से बात करते हुए ध्यान नहीं दी कि उसकी बूढ़ी सास कहाँ है कहाँ नहीं। शाम को जब चेतन वापिस आया तो देखा उसकी पत्नी और सास दोनों कमरे में ठहाके मारते हुए बैठी थी। चेतन कमरे में तो नहीं गया, अपनी माँ को आवाज देने लगा, माँ, क्या कर रही हो माँ, कैसी हो? लेकिन जब माँ ने कोई आवाज नहीं दी तो चेतन माँ के कमरे में गया। उसने देखा माँ तो कमरे में नहीं थी। झाँक कर बाहर निकला, किचन में गया, बाथरूम में गया, पूरा कमरा 2 मिनट में छान मारा। घर में कहीं भी माँ नहीं थी। रात को 8 बज चुके थे। वह जोर से आवाज दिया, बरसा, माँ कहाँ गई है? बरसा ने कहा, मुझे क्या पता, अभी यही हमारे साथ ही बैठकर नाश्ता कर रही थी। फिर बोलने लगी कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तुम अपनी माँ के साथ बात करो। और वह अपने कमरे में चली गई। चेतन ने कहा, अरे तो फिर माँ कहाँ गई? कमरे में गई, कहाँ गई? तुम्हें माँ का ध्यान रखना चाहिए था ना। तुम इधर हंसती हुई बैठी हो और माँ का कोई पता नहीं। चेतन बहुत ढूंढा
लेकिन उसे कहीं माँ दिखाई नहीं दी। माँ के कमरे में गया, माँ का सामान चेक करने लगा तो उसे वही चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी लेकर आया और कहने लगा, यह सब क्या है वर्षा? उसने जोर से अपनी पत्नी की गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वर्षा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि चेतन को आखिर पता कैसे चला। चेतन ने चिट्ठी जेब में डाली और अपनी माँ को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसका फोन चालू हो गया। उसके फोन में रिंग आने लगी। उसने फोन उठाया। डॉक्टर की आवाज थी। हेलो, क्या आप चेतन बोल रहे हैं? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर चेतन घबरा गया। तुरंत बताए हुए पते पर हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में जाकर देखा। डॉक्टर ने बताया, आइए आइए, क्या यह आपकी माँ जी हैं? चेतन ने कहा, हाँ। क्या हुआ मेरी माँ को? डॉक्टर ने कहा, कोई व्यक्ति इन्हें बस स्टैंड से उठाकर लाया है। बस स्टैंड में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उस महान व्यक्ति को इन पर दया आ गई और वह लाकर एडमिट कर दिया। इनकी दवाइयाँ करने के बाद इन्होंने तुम्हारा नंबर बताया, इसीलिए मैंने फोन किया है। अब उनकी हालत ठीक है, जाकर मिल सकते हो। चेतन अपनी माँ के पास गया और लिपट कर रोने लगा। माँ, तुम्हारे साथ इतने दिनों से यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम एक बार भी मुझे समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था कि तुम अब घर में बिल्कुल आराम से रह रही हो। वर्षा के ऊपर मैंने भरोसा करके बहुत बड़ा गलत किया। माँ, तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। आखिर अपने बेटे से यह सब क्यों छुपाती रही? माँ जी ने कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर उजड़ जाए। तुम्हारे सामने बहू इतना अच्छा होने का नाटक करती थी कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई। बहू तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर दो आत्मा बसी है। एक ही साथ दो जीवों का वह रोल कर रही थी। तुम्हारे सामने आदर्श बहू और धार्मिक होने का नाटक। तुम्हारे रहते मुझे माँ जी कहकर इतना मान सम्मान देती थी और तुम्हारे जाते ही उसका क्रूर रूप बाहर निकल जाता था। वह मुझे सताने लगती थी। ना जाने बहू आखिर क्या चाहती थी। उसने मुझे कई बार धमकी दिया कि यदि बेटे से बोली तो किसी रोड पर भीख मांगती नजर आओगी या कि तुम्हारे बेटे का घर उजड़ जाएगा। मैं तुमसे कैसे कहती बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर गृहस्थी उजड़े। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती थी। बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊं, मुझे ले जाकर मेरे घर पर छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। तुम खुश रहो अपने घर पर। चेतन ने कहा, माँ, तुम अपने घर नहीं जाओगी। तुम चलो हमारे साथ। हमने बाबूजी को वादा किया था कि माँ को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। माँ जी का कभी अपमान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने साथ लाकर तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान करवाया। माँ, मुझे पता है घर में पैसों की कमी नहीं थी। तुम्हारे साथ नौकर चाकर रहते थे, लेकिन वर्षा ने तुम्हें एक नौकरानी बना दिया। तुमसे अपनी माँ के पैरों को साफ करवाया। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, आज तक तुमने मुझसे बताया नहीं। वर्षा ने सारी हदें पार कर दी। अब इस बात की सजा भी उसे मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, यह सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरे गांव वाले घर में छोड़ दो। अभी भी मेरे पास तुम्हारे पापा की पेंशन आती है। बेटा, मेरे ऊपर इतना ही एहसान कर दो। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। मीरा जी कहती रह गई, लेकिन चेतन माँ को उनके घर नहीं छोड़ा, सीधा अपने घर लेकर पहुंच गया। माँ और बेटे को देखकर वर्षा घबरा गई। वहीं वर्षा की माँ भी सब पकाने लगी। थोड़ा इधर उधर देखकर घबराहट की नजरों से बेटी की तरफ देखने लगी। चेतन ने कहा, वर्षा, अब तू सच सच बताएगी कि तूने ऐसा क्यों किया? किसके कहने पर मेरी माँ के साथ ऐसा किया? अरे, मैंने तो सोचा था कि तू सुधर गई है, लेकिन तू कभी सुधरने वाली औरत नहीं है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। निकाल अपना सारा सामान और जा अपनी माँ के साथ। यह कहकर वह उसके कमरे में गया
उसकी अलमारी से भी उसकी साड़ियां और कपड़े एक बैग में रखा और लाकर बाहर पटक दिया। ले पकड़ और निकल। और माँ जी, तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से अभी के अभी चली जाओ। वर्षा की माँ ने कहा, बेटा कैसी बातें करते हो, मेरे घर पर भी बहू बेटा है। अब मैं शादीशुदा बेटी को अपने घर ले जाकर क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो खुद का मेरा ठिकाना ही नहीं है, तो मैं बेटी ले जाकर कहाँ रखूंगी? कौन उठाएगा इसका खर्च? चेतन ने कहा, बच्चों की चिंता मत करो, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, अपनी बेटी को ले जाओ। हाथ पकड़कर चेतन वर्षा को कमरे से बाहर निकालने लगा, तो वहीं आगे आकर मीरा जी कहने लगी, खबरदार चेतन, अगर तूने बहू का हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो। अब वर्षा को भी शर्मिंदगी होने लगी थी जब माँ ने साफ मना कर दिया कि मैं इसे नहीं ले जाऊंगी। वर्षा को समझ में आ गया था कि अब मेरा इस दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है। वह हाथ जोड़कर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मैं किसी के कहने में बहकावे में आ गई थी, इसीलिए आपके साथ ऐसा कर बैठी। उसने सच सच नहीं बताया कि यह सब मेरी माँ ने ही करवाया, जो आज मुझे अपने साथ ले जाने से भी इनकार कर रही है। वह माँ से माफी मांगने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दो, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। चेतन गुस्से में उसे माँ के पैरों से उठाकर बोला, अब तेरी औकात नहीं है, तू मेरे माँ के पैरों को छुए, तू पापी है। अब तू अपने हाथों का कलंक मेरी माँ के पैरों पर मत लगा, मेरे घर से निकल जा। माँ तुम बीच में मत आओ, अब मैं इसे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरा जी ने कहा, बेटा बहू माफी मांग रही है, बहू बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं, आखिर अपने घर की इज्जत घर में ही रहने दो, बहू कहाँ दर दर भटकेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर उजड़े, इसीलिए तो आज तक मैं चुप रही, वरना कब का मैं मुंह खोल देती। यदि मुझे यही दिन देखना होता तो मैं क्यों चुप रहती। बेटा मेरा क्या है, कितने दिन मेरी जिंदगी बची है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब मैं अपने घर जाकर आराम से वहीं अपने जिंदगी के बचे हुए दिन गुजार लूंगी। तुम बहू को घर से मत निकालो, नहीं तो मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। अब चेतन भी थोड़ा नरम पड़ गया था माँ की बातों से। चेतन उस आंख दिखाते हुए बोला, देख मेरी माँ के दिल को, आज अगर इस घर में तू है तो मेरी माँ की वजह से, वरना मैं तुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहता। वर्षा की माँ चुपचाप अपना सामान उठाई और चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब वर्षा अपनी सास से माफी मांग ली थी और उनका पूरा ध्यान रखने लगी थी। समय समय पर उन्हें खाना देना, उनका ध्यान रखना और उनसे कोई भी काम ना करवाना, यह सब वर्षा ने सोच लिया था कि मुझसे गलती हो गई है, अब अपनी सास को वह कभी तकलीफ नहीं देगी। मीरा जी उस बहू के घर पर रही। कुछ दिनों के बाद वह अपने बेटे से कहकर, मुझे गांव की याद आ रही है बेटा, गांव में छोड़ दे। तो मीरा जी कुछ दिनों के लिए अपने गांव आ गई। उन्हें जब अपने बेटे और पोते की याद आती थी तभी चेतन को कहकर और वहां चली जाती थी। बस किसी तरह से वह कभी गांव कभी शहर में रहकर जीवन के बचे हुए दिन को गुजार रही थी। तो दोस्तों यह कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।